नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लोक में। बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास कमेंट आए, मेरे पास मैसेज आए कि सर हिस्ट्री जो हमारा सब्जेक्ट है उस पे आप अपनी प्लेलिस्ट लेके आइए। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैं आज लेके आया हूँ हिस्ट्री की क्लास। हम हिस्ट्री को कैसे पढ़ेंगे, हिस्ट्री का हमारे एग्ज़ाम को देखते हुए, CET को देखते हुए क्या सिलेबस है। तो CET में जो अपन ने देखा है उसके सिलेबस के हिसाब से हमारे जो एग्जाम में आना है वो है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस से उसी के संदर्भ में हम पढ़ेंगे इतिहास को। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास एक्चुअली एक ग्रंथ है, एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो हमें पास्ट में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। तो क्या पास्ट में जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो सभी हिस्ट्री हैं? नहीं दोस्तों, सभी घटनाएं हिस्ट्री नहीं हैं। कुछ घटनाएं सिर्फ और सिर्फ अतीत में दब के रह गई हैं, क्योंकि उन घटनाओं का कोई भी प्रमाण, कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। जिन घटनाओं के हमारे पास साक्ष्य हैं सिर्फ उन्हीं को हम इतिहास के अंदर इंक्लूड करते हैं। वो साक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के साक्ष्य हो सकते हैं। सोर्सेज हमारे पास 3 तरह के हो सकते हैं। सबसे पहला जो सोर्स है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, यानी कि पुरातात्विक स्रोत हमारे पास अगर किसी भी घटना का है तो हम उस घटना को हिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं। हिस्ट्री वर्ड का जो डेरिवेशन है वो कहाँ से हुई है? हिस्ट्री वर्ड आया है एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिका से ये ड्राइव हुआ है। ग्रीक भाषा में हिस्टोरिका का मतलब है जांच पड़ताल कर किसी कागज पे जानकारी तैयार की गई। तो एक सर हेरोडोटस थे, हेरोडोटस। वो सबसे पहले उन्होंने किताब लिखी, क्या उसका नाम था? हिस्टोरिया। ये सबसे पहली किताब थी किसी भी हिस्ट्री की। और इसी वजह से कि सर हेरोडोटस ने पहली हिस्टोरी की किताब लिखी, इसलिए उनको बोलते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्टोरी कहाँ से आया है? हिस्टोरिका से आया है। और सबसे पहली किताब हिस्टोरिया किन्होंने लिखी? हेरोडोटस ने लिखी। हेरोडोटस को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के पिता। अब हम बात कर लेते हैं सोर्सेज की। सोर्सेज क्या हो सकते हैं? सबसे पहला जो सोर्स है वो हो सकता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, यानी कि पुरातात्विक सोर्स। पुरातात्विक सोर्स में हम कई चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, जैसे अवशेष हो गए यानी कि फॉसिल्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गई यानी कि अभिलेख हो गई। फॉसिल्स मतलब जैसे हड़प्पा संस्कृति थी, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वहाँ से हमको बहुत सारे फॉसिल्स मिले हैं। और उन्हीं फॉसिल से हम आइडिया लगाते हैं कि यहाँ के लोग, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, कैसे उनका रहन सहन था, कैसे उनके शहर थे। इंस्क्रिप्शन, अभिलेख, जैसे हमें सबसे पुराने अशोक के अभिलेख माना जाता है कि सबसे पुराने अशोक के अभिलेख मिले अभिलेख हमको हड़प्पा संस्कृति से भी, लेकिन वहाँ से जो अभिलेख हमें मिले हैं उनको आज तक डिकोड नहीं किया जा सका है। ठीक है, कॉइन्स, जैसे कॉइन्स हमें हिस्ट्री से मिले हैं, पुराने समय के हमें कॉइन्स मिले हैं। एक कॉइन मैं आपको बताता हूँ, एक कॉइन हमें मिला, वो कॉइन था समुद्रगुप्त राजा के समय का। हमें इस बात का कैसे पता लगा? क्योंकि उस कॉइन के एक तरफ संस्कृत में लिखा हुआ था समुद्रगुप्त, और दूसरी तरफ उस कॉइन के समुद्रगुप्त का एक चित्र बनाया गया था। उस चित्र में उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। इस बात से, इस कॉइन से हमें काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं। मैंने आपको बता देता हूँ क्या है कि सबसे पहले जो हमें उसकी इकोनॉमी के बारे में पता लगा। इकोनॉमी कैसे थी उसकी? वहाँ सिक्कों से आदान प्रदान होता था, यानी कि कोई बैंक था जहाँ पे सिक्के बनाए जाते थे, या वो राजा के अंडर था। ठीक है, यानी कि मुद्रा थी। दूसरी बात हमें क्या पता लगती है कि वहाँ के लोग संस्कृत जानते थे। तीसरी बात क्या पता लगती है? जो राजा समुद्रगुप्त था वो वीणा का शौकीन था, वो म्यूजिक का शौकीन था, वो वीणा बजाता था।
इससे पहले हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जानकारी नहीं मिली थी, तो हमें वहाँ से ये पता लगता है कि जो वीणा है वो भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। ठीक है, हमने बात की कॉइन्स की। एक कॉइन का मैंने बताया कि हमने कितनी इन्फॉर्मेशन उससे निकाली है, हिस्टोरियन इससे भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल लेते हैं। मॉन्यूमेंट्स यानी कि इमारतें, जैसे दिल्ली का लाल किला हो गया। ठीक है, स्टैचूज जैसी मूर्तियाँ, हमें मूर्तियाँ मिली, हमें पशुपति की मूर्ति मिली, हमें नटराजन की मूर्ति मिली। ऐसे में मूर्तियाँ मिली जिन मूर्तियों से हमने हिस्ट्री के बारे में जाना, उसको समझा। दूसरा जो सोर्स है वो है लिटरेरी सोर्स, यानी कि साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब है जो स्रोत किसी बुक के फॉर्म में, किसी ग्रंथ के फॉर्म में हमें मिला है, ना कि पत्थरों पे खुदाई। पत्थरों पे जो खुदाई है उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख। जो हमें बुक्स मिली हैं पहले की, उनको हम बोलते हैं लिटरेरी सोर्स। और लिटरेरी सोर्स धार्मिक भी हो सकते हैं और गैर धार्मिक भी हो सकते हैं। धार्मिक सोर्स जैसे हमारे वेद थे, पुराण थे। जो वैदिक सभ्यता आई थी, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होने के बाद जो वैदिक सभ्यता आई थी, आर्यों का आगमन हुआ था, उन्होंने हमें वेद दिए थे। अथर्ववेद दिया था, यजुर्वेद दिया था, सामवेद दिया था। ठीक है, ये वेद उन्होंने हमें दिए थे। और गैर धार्मिक जो पुस्तकें थी, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी कि जो चाणक्य थे उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। उन अर्थशास्त्र में वो बताते हैं कि एक राजा को कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे उन्हें अपना राजकाज चलाना चाहिए, उसके बारे में अर्थशास्त्र उन्होंने लिखा था। यह है गैर धार्मिक, और जो वेद पुराण है वो हमारे धार्मिक स्रोत हैं। जो तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण, तो जब दिल्ली डेंसिटी पे शासन कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक, तो उस समय में अफ्रीका से एक यात्री आया, अफ्रीका के मोरक्को शहर से। उसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता ने उसकी सभा में काफ़ी समय गुजारा और वो अपने देश वापस गया। कहाँ गया? अफ्रीका में गया। और उसने वहाँ जाके अपनी पुस्तक रेहान नामक उसने पुस्तक लिखी, जिसमें वो बखान करता है इंडिया का, वहाँ के कल्चर का। और उसने वहाँ पर जाके अपने देश में इन चीज़ों का बखान किया। वहाँ से भी हमें कोई ऐसे सोर्सेज मिलते हैं। कोई भी घटना जो इन तीनों सोर्सेज में से किसी एक की भी कसौटी पे खरी उतरती है, उसे हम हिस्ट्री का हिस्सा मानते हैं, इतिहास का हिस्सा मानते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि मेरे पर दादा अंग्रेजों से लड़ाई करते हुए और शहीद हो गए, ठीक है, ये बात सत्य है, ये बात है तो सत्य है, क्योंकि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनको बताते आ रहे हैं। लेकिन जब तक इसका कोई उसके पास एविडेंस नहीं है, वो एविडेंस उसका साक्ष्य नहीं दिखाता, तब तक वो सिर्फ अतीत ही रहेगा, उसको हम इतिहास नहीं मान सकते। अगर वो यहाँ से कहीं भी इन कसौटियों पे पूरा उतरता है, किसी एक पे भी, तभी हम उसको इतिहास का हिस्सा मानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं कि जो इतिहास है वो बहुत ही लंबा है, बहुत ही लंबा चौड़ा इतिहास है हमारा। तो इतने लंबे चौड़े इतिहास को पढ़ने के लिए इतिहासकारों ने इतिहास को 3 मुख्य भागों में बांट दिया है। वो 3 मुख्य भाग क्या हैं? सबसे पहला जो भाग है, जो सबसे पुराना भाग है, वो है प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री, ये एंशिएंट हिस्ट्री भारत की भी और पूरे विश्व की भी सेम ही है। आप भारत के हिसाब से इसको देख सकते हो और वर्ल्ड हिस्ट्री के हिसाब से भी इसको देख सकते हो। अगर आपसे कभी पूछे एग्जामिनर या कोई और पूछे, तो आप इसको बता सकते हो कि ये सेम है भारत के नज़रिए से और विश्व के नज़रिए से, क्योंकि प्राचीन समय में सारे ही इंसान आदि मानव थे, उस समय बाउंड्रीज भी नहीं थी, तो हम इसको एक ही हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। जो प्राचीन इतिहास है वो तीनों टाइप में सबसे बड़ा है। बाकी 2 के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राचीन इतिहास को। यह इतिहास इंडिया लेवल पे भी और वर्ल्ड लेवल पे भी
एक ही है, दोनों के संदर्भ में हम इसी तरह का इतिहास पढ़ेंगे। तो प्राचीन इतिहास इतना लंबा होने की वजह से इसको तीन फर्दर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। वो 3 हिस्से कौन से हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो ये 3 हिस्से कैसे बनाए गए हैं? जो सबसे पहला हिस्सा है प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्रागैतिहासिक काल, इसके हमें फॉसिल्स मिले हैं। फॉसिल्स यानी कि अवशेष हमें इसके प्राप्त हुए हैं, अवशेष हमें इसके मिले हैं, लेकिन इससे अलग कोई भी हमें इसका सोर्स नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ फॉसिल्स पे हम इसकी सिर्फ और सिर्फ फॉसिल्स से हमें जानकारी मिली है और इंस्क्रिप्शन और कोई भी अन्य चीज़ें इसमें नहीं मिली। और जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है इसमें हमें फॉसिल्स मिले हैं, यानी कि अवशेष मिले हैं और साथ में इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, यानी कि अभिलेख हमें इसके प्राप्त हुए हैं। और जो ये अभिलेख हमें मिले हैं यहाँ से, वो उनको अभी भी डिकोड नहीं किया जा पाया है, अभी भी हमारे लिए वो एक पहेली है। और जो तीसरा है हिस्टोरिक पीरियड है, हमें इसमें से फॉसिल्स मिले हैं प्लस में इंस्क्रिप्शन भी मिली है, लिखित जानकारियां भी मिली हैं। और जितनी भी लिखित जानकारी मिली हैं उनको हमने डिकोड कर लिया है, वो हमने पढ़ने में कामयाबी हासिल कर ली है, इसलिए इसको बोलते हैं हम हिस्टोरिक पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल। जब हम इन तीनों पीरियड्स को देखते हैं, यहाँ देखिए इंस्क्रिप्शन आ गई है, यानी कि मानव ने लिखना सीख लिया था, हालांकि हम पढ़ नहीं पाए। यहाँ तक प्री हिस्टोरिक पीरियड तक इंसान लिखना नहीं जानता था, यानी कि इन तीनों में से जो सबसे लंबा पीरियड रहा होगा वो जरूर ही प्रागैतिहासिक काल रहा होगा, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड सबसे लंबा काल इन तीनों कालों में से रहा होगा। तो इसको भी आगे 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। जो 2 हिस्से हैं वो कौन से हैं? एक स्टोन एज है और एक कॉपर एज है। स्टोन एज यानी कि पाषाण युग। पाषाण युग का मतलब है पत्थर का युग, स्टोन युग। ठीक है, इस युग में जो इंसान है, मानव है, वो अपने सारे काम, सारे हथियार, सारे औजार किसके बनाता है? सिर्फ और सिर्फ पाषाण के, यानी कि पत्थर के। पत्थर से वो सारे अपने हथियार बनाता है। और जो दूसरा है कॉपर एज, यहाँ उसने क्या कर लिया है? तांबे की खोज कर ली है। तांबा उसने खोज लिया है, अब वो पत्थर के साथ साथ तांबे का भी इस्तेमाल करता है। और जब उसने तांबे की खोज की, हम सीधा प्रवेश करके कहाँ? ताम्र युग में, यानी कि कॉपर एज में। अब हम इन दोनों में से देखते हैं कि तांबे की खोज होने से पहले भी बहुत सारा जीवन रहा होगा। तो जो बड़ा पीरियड है वो कौन सा है इन दोनों में से? स्टोन एज। स्टोन एज को फिर आगे 3 मुख्य हिस्सों में बांट दिया गया है, और ये सिर्फ लास्ट हिस्से हैं दोस्तों, अब मत समझना कि और भी ब्रांच निकलेगी कोई। ठीक है, सबसे पहला जो है पैलियोलिथिक पीरियड, यानी कि पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल क्या है? इसमें मानव बिल्कुल ही, इसमें सभ्यता नहीं थी, बिल्कुल जंगली था, आदि मानव था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अंटिंग करता था, पशुओं की अंटिंग करके अपना पेट भरता था। और इसी समय में आग की खोज मानव द्वारा की गई। पत्थरों को रगड़ते हुए उसने आग की खोज इसी पीरियड में की थी। जब मध्य पाषाण काल आया तो इस काल तक आते आते मानव ने पशुओं को मारने की बजाय, अंटिंग करने की बजाय उनको पालना भी शुरू कर दिया था, यानी कि पशुपालन की जो ट्रेंड आया, जो पशुपालन करने लगा मानव, उस काल को हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल में उसने किया क्या? पशुपालन। पशुपालन के बाद जब इंसान ने खेती करना यानी कि एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, उस युग को हम बोलते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल तक आते आते मनुष्य खेती करना सीख गया था, एग्रीकल्चर करना सीख गया था, और अब वो एक सभ्यता की, एक सिविलाइजेशन की ओर बढ़ रहा था। हम सब चीज़ों को आराम आराम से समझेंगे, बिल्कुल फ्रेश माइंड से। क्या स्टार्ट कर दिया इसने? इसमें
खेती स्टार्ट कर दी, यानी कि एग्रीकल्चर स्टार्ट उन्होंने उसने कर दी है यहाँ पे। ठीक है, समझ पा रहे हो इस बात को। अब ये सारा जो हमने पढ़ा है, ये जो सारा हमने पढ़ा है बहुत ही अच्छे से मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक चीज मिसिंग है। क्या चीज इसमें मिसिंग है? इसमें टाइम्स नहीं है कि हम किस समय की बात कर रहे हैं। हिस्ट्री में अगर डेट्स नहीं लिखी तो हिस्ट्री हमने कुछ नहीं पढ़ी। सबसे पहले जो आपका डर है डेट्स का, सबसे ज्यादा बच्चे डरते हैं डेट से, तो हम डेट के उसका फियर है, उसका जो डर है उसको खत्म कर देंगे। कैसे? देखिए, आज चल रहा है 2022 में हम अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि कुछ साल पहले 1000 भी आया होगा, सन 1000 भी हुआ होगा, उससे पहले सन 500 भी हुआ होगा, और उससे पहले कभी 0 भी होगा, और 0 से पहले भी कोई साल होंगे, जैसे 1000 हो गया, 5000 हो गया। समझ पा रहे हो? इन सालों में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है जी, 0 साल कब आया था? हमने 0 कब मानी? 0 हमने मानी कब? जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ उस साल को हम मानते हैं सन 0, क्योंकि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो ईसाइयों द्वारा बनाया गया है। हम उस कैलेंडर की बात यहाँ कर रहे हैं। अच्छा, 0 के बाद में जो भी सन आएंगे हम उसको डिनोट करेंगे एडी से। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी कि सर लॉर्ड क्राइस्ट के जन्म के बाद की बात। ठीक है, और हम इससे पहले के समय को डोनेट करेंगे बीसी से, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। समझ पा रहे हो? बिफोर क्राइस्ट और एडी। इसको कई जगह आपको लिखा मिलेगा सीई। सीई का मतलब है कॉमन एरा, यानी कि आम युग जब से स्टार्ट हुआ, और इससे पीछे वाले को लिखा मिलेगा बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा, ये नोट करने की बातें हैं। ठीक है, अब हम इस पे डेट्स लगाएंगे, इन सारी घटनाओं पे डेट्स लगाते हैं। वो जो नव पाषाण काल है, जो पुरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और नव पाषाण काल है। सबसे पुराना इनमें है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल शुरू होता है एक अनडिफाइंड पीरियड से ये स्टार्ट होता है। हमें नहीं पता इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी। ठीक है, और ये आता है कब तक? 8000 BC तक इसकी टाइमलाइन चलती है। ठीक है, 8000 BC तक आते आते मनुष्य ने क्या स्टार्ट कर दिया है? पशुपालन। और ये पीरियड चलेगा आपका 8000 BC से लेके 4000 BC तक। ठीक है, अब 4000 BC के बाद नव पाषाण काल आया और ये चला 4000 BC से 2500 BC तक। ठीक है, ये डेट्स आपको मेरे हिसाब से याद हो गई होंगी। आप देख लेते हैं एक बार और। पूरा पाषाण काल आया अनडिफाइंड पीरियड से 8000 तक, मध्य पाषाण काल आया 8000 से 4000 तक, और नव पाषाण काल आया 4000 से 2500 तक। अब ये आपको दिख रहा है कि ये ज्यादा बड़ी संख्या है, ये घटती हुई संख्या है। इसका मतलब है कि जब जीसस क्राइस्ट के जन्म को 4000 साल बचे थे, तब नियोलिथिक पीरियड यानी कि नव पाषाण काल की आरंभ हुआ, और जब उनके जन्म को 2500 साल बचे थे तब नव पाषाण काल का अंत हो गया। ठीक है, जब तक ये बीसी रहेगा, जब तक जीसस क्राइस्ट का जन्म नहीं होता, तब तक ये गिनती उल्टे ही चलेगी। ठीक है दोस्तों, हम इसको समझते हैं। और जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हो जाएगा उसके बाद ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्ट हो जाएगी। अभी हमने देखा कि 2500 BC तक आ गया है वो। ठीक है, इसी के बीच जब जीसस क्राइस्ट के जन्म को 3000 साल बाकी थे, मनुष्य ने किसकी खोज कर ली? तांबे की। और ये युग चला 3000 से शुरू होके करीब 2000 साल तक, 2000 BC तक ये चला। ठीक है, और जब तक इसकी बात थी, मनुष्य इंस्क्रिप्शन लिखना भी सीख गया था, यानी कि वो लिपि लिखना सीख गया था। जब बात यह हो गई कि वो लिपि लिखना सीख गया है, यानी कि यहाँ उस पीरियड का एंड होता है
लिपि लिखने का। और कहाँ स्टार्ट, किसका स्टार्ट होता है यहाँ पे स्टार्ट होता है प्रो हिस्टोरिक पीरियड का। और ये प्रो हिस्टोरिक पीरियड में हम दो मुख्य सभ्यताओं को पढ़ेंगे। किसको? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता को, उसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता को। उसका मैं डिस्कस बाद में करूंगा। ये जो युग चला है ये 2500 से 600 BC तक चला है। 2500 BC से 600 BC तक ये चला है। 600 BC में क्या हुआ था? वैदिक कल्चर का एंड हुआ था। कैसे एंड हुआ था? क्योंकि इसके बाद क्या आ गया था? लोह युग आ गया था, यानी कि हिस्टोरिक पीरियड आ गया था लोह युग, यानी कि आयरन एज। आयरन एज में आयरन आने के बाद हथियारों और जो औजारों में खासी वृद्धि हुई और खेती के लिए जो औजार थे वो और अच्छे बनने स्टार्ट हो गए। इससे क्या हुआ? एग्रीकल्चर में ज़्यादा मुनाफा होने लगा और लोगों के पास ज़्यादा धन इकट्ठा होने लगा, इसलिए मार्केट्स बढ़ने लगी। और हम किसकी तरफ बढ़ लिए? हम अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ने लगे। किसके बाद? 600 BC के बाद। ठीक है। और हिस्टोरिक काल कहाँ से कहाँ तक चलता है? 600 BC से स्टार्ट होके 712 AD तक, 712 AD तक ये हमारा चलेगा। 712 AD में क्या हुआ? 712 AD में क्या होता है? 712 AD में 712 AD की मैं आपको बात बताता हूँ। इसी दौरान जो प्रोफेट मोहम्मद थे उनका जन्म हुआ था। इसी दौरान, ना कि इसी साल को, इसी दौरान उनका जन्म हुआ था। और उनको अल्लाह के आखिरी मैसेंजर के तौर पे जाना जाता है। वो अल्लाह के आखिरी मैसेंजर थे और उन्होंने इस्लाम धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया और उनके जो अनुयायी थे वो पूरे विश्व में फैल गए। किसके लिए? इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए। वो लोग हिंदुस्तान में भी आए, हमारे भारत में भी आए। और भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा और लोग हिंदू कैसे बन गए, हम ये भी समझेंगे। ये 712 तक क्यों चला? 712 में मोहम्मद बिन कासिम एक व्यक्ति आया जो अपनी सेना के साथ आया था और वह पहला सफल आक्रमणकारी था जो कि इस्लामिक था। ठीक है। इसलिए 712 ईस्वी में इस युग का अंत होता है, क्योंकि अब इस्लामियों की एंट्री हो जाती है कहाँ पे? भारत में। और भारत में इस्लामियों की एंट्री कहाँ से हुई थी? मोहम्मद बिन कासिम के अटैक से। क्योंकि भारत वो एक वरदान है। भारत की जो लोकेशन है ना वो ऐसी है कि उस पर अटैक करना उस समय पॉसिबल ही नहीं था। बहुत ही मुश्किल था भारत पे अटैक करना। क्यों मुश्किल था? देखिए दोस्तों, आप गुजरात से और साउथ तरफ जाओगे तो आपको अरब सागर मिलेगा। अरब सागर से आना मुश्किल है क्योंकि उस समय तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि नाव से आ सकें। उस तरफ जाओगे दूसरी तरफ बंगाल से और आप साउथ की तरफ आओगे तो आपको मिलेगा हिंद महासागर। अगर आप बिल्कुल पूर्व में जाओगे तो आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अगर आप इस तरफ चले जाओगे, अपने जो अभी हमारा हिमाचल प्रदेश है, इस तरफ जाओगे तो आपको वहाँ मिलेगा हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत हमें बिल्कुल बाहरी आक्रमणों से ऐसे दीवार की तरह खड़ा रहा और उस पर उतनी ठंड है कि कोई उसको क्रॉस करना उसको पॉसिबल नहीं है। अगर कोई कर भी लेगा तो हमारे सैनिक उसको मार देंगे। इसलिए उसने हमारी बहुत रक्षा की, एक तो बाहरी आक्रमणों से और उत्तर की तरफ से आने वाली सर्द रेखाओं से भी उसने हमारी रक्षा की है। इस तरफ अगर आओगे राजस्थान की तरफ तो राजस्थान क्या है? रेगिस्तान है, वहाँ से भी पॉसिबल नहीं था और सिर्फ एक ही रास्ता बचता था। वो कौन सा रास्ता था? सिंध का रास्ता। सिंध जो फिलहाल पाकिस्तान में है। पंजाब के रास्ते से आक्रमणकारी आए। कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम आया और उसने पहला अटैक किया भारत पे। ये बात नोट कर लीजिए। यहाँ पे खत्म होता है क्या? प्राचीन इतिहास यहाँ से खत्म होता है और यहाँ से स्टार्ट होता है क्या है? मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत की शुरुआत यहाँ से होती है। आपने स्टोन एज को समझा, कॉपर एज को समझा, सारा आपने समझ लिया। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर इसको रब करते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा मेडिवल इंडिया।
मेडिवल इंडिया कहाँ से स्टार्ट हुआ? जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया और वो ये युद्ध जीत गया। ये युद्ध जीता 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने। ये वही मोहम्मद बिन कासिम था जिसने गैर मुसलमानों पर जजिया कर लागू किया। जजिया कर किन को देना होता था? गैर मुसलमानों को। यानी कि वो क्या बोलता था? उनको बोलता था वो काफिरों को वो जजिया कर देना पड़ता था, मुसलमानों को नहीं देना पड़ता था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भारत पर 2 टर्किश इन्वेजन हुए। उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। वास्तव में जो फारसी भाषा है, फारसी भाषा में हिंद है का उच्चारण नहीं किया जाता, उसकी से का उच्चारण नहीं किया जाता। से की जगह वो कुछ नहीं बोलते। जब फारसियों ने अपने देश में इस बात की चर्चा की और उन्होंने हमारे हिंदुस्तान पर आक्रमण करने की सोची, तो उन्होंने आपस में बात की कि वहाँ एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान से यानी कि वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु नदी के किनारे कौन बसा हुआ है? हिंदुस्तान की उन्होंने बात की और हिंदुस्तान से ही वो शब्द ड्राइव होके हिंदुस्तान बन गया। और सिंध नदी के पार रहने वाले लोग, सिंध नदी के पार रहने वाले लोग कौन कहलाए? हिंदू कहलाए। ठीक है दोस्तों। और जो 712 ईस्वी में ये मोहम्मद बिन कासिम आकर इस तरफ सिंधु नदी के इस तरफ राज करता है, तब भी से शुरू होता है हमारा मध्यकालीन भारत। यहाँ पे उसने जजिया कर लगाया। इसके बाद पहला जो टर्किश इन्वेजन था वो किसने किया? महमूद ऑफ गजनी ने किया। ये महमूद गजनवी लिखते हैं और महमूद ऑफ गजनी भी इसका नाम है, क्योंकि ये क्या था? गजनी का महमूद था, यानी कि गजनी का राजा था। इसने 17 बार भारत पर अटैक किया, भारत के सोने को लूटा, क्योंकि हम तो थे ही सोने की चिड़िया। भारत में इतना सोना था, इतनी धन दौलत थी कि पूरे विश्व की नज़र हमारे भारत के ऊपर टिकी रहती थी। चूंकि भारत चारों तरफ से जियोग्राफिकली कवर्ड था, इस वजह से उनको आक्रमण के रास्ते इतने नहीं मिलते थे। इन्होंने स्टार्ट किया आक्रमण करने और भारत के लोग महमूद गजनवी के आक्रमण से 17 बार लड़ ही नहीं पाए। 17 बार उसने आक्रमण किया और जैसे हमारा सोमनाथ मंदिर था, उसने बहुत सारे मंदिरों को लूटा। इसके बाद जो मोहम्मद गोरी था, इसी का चेला था। किसका चेला था? महमूद ऑफ गजनी का चेला था मोहम्मद गोरी। उसका जो पहला युद्ध हुआ 1191 में हुआ, किसके साथ हुआ? चौहान वंश के सबसे महान राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ इसकी लड़ाई हुई। पहला तराइन का युद्ध 1192 में लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं बहुत आसानी से, और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराने के बाद मोहम्मद गोरी को माफ करके छोड़ दिया। लेकिन उसके अगले ही साल 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया। किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। मोहम्मद गोरी जब भारत में आया था तो बहुत सारे किसको लाया था? स्लेव्स को साथ लाया था। स्लेव्स यानी कि गुलामों को साथ लेके ये भारत में आया था। मोहम्मद गोरी की डेथ को लेके जो 2 कहानियां प्रचलित हैं, उनमें से जो पहली बात है, जो इतिहासकार मानते हैं कि जो ये हमारा मोहम्मद गोरी था, यह अपने देश यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि अरब देश में वापस जा रहा था। अपने देश में वापस जाते हुए जब ये पाकिस्तान में पहुंचा तो अज्ञात कारणों के चलते इसकी वहां डेथ हुई। लेकिन दूसरा जो स्टोरी है जो कि भारत में काफ़ी प्रचलित है, वो क्या है कि जो पृथ्वीराज चौहान जी थे, यह शब्द भेदी बाण चलाते थे और यह धनुर्विद्या में बहुत निपुण थे। जब यह बात मोहम्मद गोरी को पता चली तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी और वो उसको कहता है कि अब चला के दिखाओ तुम्हारा शब्द भेदी बाण। तो उस समय जो उनके सखा थे, उनके परम मित्र थे और उनके सेनापति भी थे,
उनके साथ ही खड़े थे। वो पृथ्वीराज चौहान को कहते हैं 4 बांस 24 गज उंगड़ अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान को इतना ही इशारा मिलना था और वो उनके मित्र ने बताया कि जो मोहम्मद गोरी है उसकी पोजीशन क्या है, वो उसी तरफ बाण चलाते हैं और सीधा मोहम्मद गोरी की छाती में जाके वो बाण लगता है और वहीं मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है। उसके साथ ही जो उनके परम मित्र थे, उनकी सखा थे, वो अपना पहले तो पृथ्वीराज चौहान के गला काट देते हैं और वो खुद का फिर अपना गला काट लेते हैं। वो दुश्मन के हाथों मरना पसंद नहीं करते और वो खुद ही अपनी जान दे देते हैं। और ये कहानी भी प्रचलित है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कैसे मारा। एक मोहम्मद गोरी की डेथ के बारे में यह भी काफ़ी चर्चा में बनी रहती है। यह अपना विषय है कि लोग किसको मानते हैं। हालांकि इस बात के हिस्टोरिकली कोई एविडेंस नहीं मिले हैं, फिर भी यह कहानी भारत में बहुत प्रचलित है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जो 1206 में मोहम्मद गोरी की डेथ होगी, इसके बाद क्योंकि इसका मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी, ठीक है, इसकी कोई भी संतान नहीं थी। इसके साथ आया था कुतुबुद्दीन तैयब। कुतुबुद्दीन तैयब ने क्या किया, फिर यहां से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत यहां से होती है। कहां से शुरुआत होती है? 1206 से मोहम्मद गोरी की डेथ से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे गुलाम वंश को, खिलजी वंश को, अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे, तुगलक वंश को जैसे मोहम्मद बिन तुगलक थे उनको पढ़ेंगे, सैयद वंश को मुबारक शाह, आजम अली शाह को पढ़ेंगे, लोधी सल्तनत को पढ़ेंगे, सिकंदर लोधी, और जो लोधी डायनेस्टी का आखिरी था इब्राहिम लोधी, उसको हम पढ़ेंगे। इब्राहिम लोधी जो लास्ट था लोधी डायनेस्टी का, उसके बाद दूसरा टर्किश इन्वेजन भारत के ऊपर होता है और वो कौन करता है? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर आक्रमण करता है किसके ऊपर? दिल्ली सल्तनत के ऊपर, और उसकी लड़ाई होती है इब्राहिम लोधी के साथ। और यही था क्या? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। यहां से मुगल सल्तनत की शुरुआत होती है। मुगल सल्तनत में हम पढ़ेंगे बाबर को, हुमायूं को, अकबर को, शाहजहां को और औरंगजेब को। औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में और यहीं खत्म होता है मुगल शासन। मुगल शासन यहां से थोड़ा सा आगे भी चला, लेकिन वो वीक मुगल शासन में काउंट होता है। उसके बाद स्टार्ट होता है वीक मुगल शासन के बाद क्या स्टार्ट होता है? हमारा शोषण होना स्टार्ट होता है। और शोषण किन के द्वारा किया जाता है? अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। वो ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज भारत में बिजनेस करने आए थे। और किस रास्ते से आए थे? बंगाल के रास्ते से आए थे। ठीक है, बंगाल के रास्ते से वो आए थे और वहां से उन्होंने अपना शोषण करना स्टार्ट किया। भारत की खदानों को उन्होंने खोज निकाला और भारत से जितने भी रिसोर्सेज थे उनको इंग्लैंड ले जाया जाने लगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत को। आधुनिक भारत की स्टार्ट होती है 1707 से, और इससे पहले भी आधुनिकता की भारत में शुरुआत हो गई थी। कैसे? सन 1497-98 में वास्को डिगामा भारत आया था। 97-98 के पीरियड में आपने सुना देखो, वास्को डिगामा भारत आया था। वास्को डिगामा कहाँ से आया था? वास्को डिगामा आया था यूरोपियन कंट्रीज से। वहां पे मशीनीकरण की शुरुआत यूरोपियन कंट्रीज में इन ईयर्स में हो गई थी, और इसी रिसर्च में वो लोग रिसोर्सेज को ढूंढते हुए भारत तक पहुंच गए थे। उसने भारत की खोज कर ली थी, समुद्री रास्ते की उसने भारत की खोज कर ली थी। और 1497-1498 में लगभग 1500 साल में आने के बाद
भारत में उसने मशीनीकरण की शुरुआत की और तभी से शुरुआत लगभग हो गई थी आधुनिक भारत की। लेकिन कई बुक्स में ये लिखा कि 1707 से, आप 1500 से ही मान सकते हो, 1707 से ही मान सकते हो, मैं यहाँ 1707 ले रहा हूँ। 1707 का रीजन क्या है, यहाँ पे किसकी डेथ हुई थी, औरंगजेब की, जो सबसे क्रूर राजा था। किसका, मुगल साम्राज्य का सबसे क्रूर राजा था औरंगजेब, उसकी डेथ 1707 में हो गई थी। उसने क्या किया, औरंगजेब ने जो हिंदू राजा थे उनके साथ लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन उसके जो पूर्वज थे वो हिंदू राजाओं के साथ, मराठाओं के साथ लड़ाइयाँ नहीं लड़ते थे, वो उनके साथ बना के रखते थे। लेकिन इसने उनके साथ लड़ाइयाँ लड़ी और अपने नॉर्थ फ्रंटियर को भूल गया, यानी कि जो सिंध का रास्ता था उसने वो ढीला छोड़ दिया, और इससे क्या हुआ, बाहरी आक्रमण होने स्टार्ट हो गए। और वो जब हार गया तो तब क्या हुआ, वो भारत जो था यानी कि वो चारों तरफ से घिर चुका था, उस पर आक्रमण पे आक्रमण हो रहे थे, और इसी का फायदा उठाते हैं अंग्रेज। वो अंग्रेज आ जाते हैं भारत में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, उसके जरिए यानी कि उसका भेष बना के आए थे अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए। और 1857 में एक क्रांति हुई, जिस क्रांति का कोई भी लीडर नहीं माना जाता, जिस क्रांति का कोई भी लीडर नहीं माना जाता, ठीक है। 1707 से डेक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर स्टार्ट होता है कि वो कमजोर राजा ही आगे फिर मुगल के, और उनका डेक्लाइन स्टार्ट हो गया, वो हारना स्टार्ट हो गई। और उसके बाद राज आया अंग्रेजों का, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू आए। 1857 में एक क्रांति हुई। जैसा कि आपको पता है कि 1857 की क्रांति का क्या कारण था, एक राइफल बनाई गई अंग्रेजों के द्वारा इनफील्ड नाम से, इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की गई अंग्रेजों के द्वारा। इसका जो कारतूस था, इसकी जो कार्ट्रिज थी, वो ऐसी अफवाह फैल गई। अब ये इसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। इसकी जो राइफल की कार्ट्रिज थी वो गाय के मांस और सूअर की चर्बी से बनी थी। यह बात रातों रात सारे सैनिकों के बीच में फैल गई, और अंग्रेज के जो एम्प्लॉइज थे, वो सारे जो सैनिक थे, वो कौन थे, वो हिंदू और मुसलमान ही थे। जब ये बात रातों रात सबके पास फैल गई, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार गाय एक भगवान की तरह है, हमारी माता है, और मुस्लिमों के अनुसार सूअर आराम है, सूअर की तरह सूअर आराम है, वो उसको टच भी करना पसंद नहीं करते। तो दोनों ही केसेस में दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। और जो पहला रिवोल्ट जिसने किया, जिस व्यक्ति का नाम आता है, वो था मंगल पांडे। मंगल पांडे फर्स्ट, जो हम इसको आज़ादी का हमारा सिपाही मानते हैं, वो मानते हैं मंगल पांडे को। मंगल पांडे 1857 की क्रांति से उभरे, ठीक है। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने बहुत ही आसानी से दबा दिया। अब तक तो चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, अंग्रेज अपना काम धाम चला रहे थे। लेकिन ये क्रांति होने के बाद जो महारानी विक्टोरिया थी, वो कहती है अब मेरा शासन चलेगा, डायरेक्ट रूल करूंगी। कौन कहती है ये बात? महारानी विक्टोरिया। इसके बाद शासन शुरू होता है किसका? ब्रिटिश क्राउन का। ब्रिटिश क्राउन का यहाँ पे शासन शुरू हुआ, और ब्रिटिश क्राउन यानी कि महारानी विक्टोरिया ने अपना एक नुमाइंदा यानी कि वायसराय भारत में छोड़ दिया। ये मेरे नाम का राज वायसराय करेगा। ये इसका एम्प्लॉय था, किसका? ब्रिटिश क्राउन का। और यहीं से स्टार्ट होता है क्या? इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट यहीं से स्टार्ट होता है। 1947 तक हम अंग्रेजों से लड़े और हमने एक आजाद भारत को प्राप्त किया। और हिस्ट्री यहां से आगे भी बढ़ती है, कहां तक आएगी? 1964 तक हम पहुंचेंगे। 1964 तक हम पहुंचेंगे। और इससे पहले भारत में क्या हुए? भारत में 1885 में, यहां पे 1885 में
कांग्रेस की स्थापना हुई? सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ठीक है। और सन 1964 तक हम क्यों पढ़ेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी डेथ 1964 में हो गई थी। हम एक अनजान काल से शुरू करके सन 1964 तक आएंगे। इनके बीच में जो भी घटित हुआ, भारत में जो भी घटित हो रहा था, हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसी बोर्ड पे, इसी मार्कर से हर राजा पैदा हुआ और इसी से उसको दफन किया जाएगा। हमने जिन भी लोगों की चर्चा की उनमें से कोई भी अब जीवित नहीं है, सब भगवान के पास जा चुके हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी? होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।